डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। हाल के दिनों में सबसे अधिक निराशाजनक घटनाओं में कृषि कानूनों की वापसी है। स्टॉप। कल ही कृषि कानून वापसी बिल भी संसद के दोनों सदनों में पास हो गए। स्टॉप। साफ है कि देश में राजनीति अर्थशास्त्र पर भारी पड़ गई। स्टॉप। वैसे इन हालातों में ऐसा कुछ होना समझ में आता है। स्टॉप। कृषि कानून प्रगतिशील थे और किसानों के सशक्तिकरण की दिशा में काम कर रहे थे। स्टॉप। किसानों को मंडी के बाहर फसल बेचने की अनुमति देकर सरकार उन्हें उनकी उपज की ज़्यादा कीमत दिलाने की कोशिश कर रही थी। स्टॉप। मंडियां बिचौलियों के कब्जे में हैं, जहां अपनी मजबूत सांठ गांठ से वे कीमतें तय कर देते हैं। स्टॉप। यही कारण है कि ग्राहक किसी चीज़ की जो कीमत भुगतान करते हैं और किसानों को जो पैसा मिलता है, उसमें भारी अंतर है। स्टॉप। पैरा। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों ने इस बिल का विरोध किया था, ये भी रोचक है कि कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम के जरिए मंडी के बाहर उपज की बिक्री का प्रावधान पहले से ही था और 16 राज्यों में इसका पालन हो रहा था। स्टॉप। हालांकि इस दिशा में हुई प्रगति की संतोषजनक नहीं कह सकते, क्योंकि ज़्यादातर लेन देन मंडियों से ही हो रहा था। स्टॉप। एक तरह से कहें तो केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानून इन राज्यों में काम कर रहे कानूनों से बहुत अलग नहीं थे। स्टॉप। मुख्य रूप से इन 3 राज्यों में विरोध के स्वर उठे। स्टॉप। बहरहाल बात राजनीति की नहीं, अर्थशास्त्र की करते हैं। स्टॉप। पैरा। बड़े पैमाने पर कृषि उपज बेचने के लिए एक तयशुदा बाजार की ज़रूरत होती है, जहां भंडारण, फसल की ग्रेडिंग, परख और उनका वजन करने की सुविधा के साथ वाहनों के आने जाने और उनकी पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध हो। स्टॉप। चूँकि मंडियां पुराने ज़माने से चली आ रही हैं, ऐसे में वहाँ ये व्यवस्था होती है। स्टॉप। किसानों को कहीं भी बेचने की अनुमति देने भर से काम नहीं चलता, क्योंकि खरीदार भी ये सुनिश्चित करना चाहेगा कि जो माल वह खरीद रहा है, वह सही ग्रेड का है या नहीं। स्टॉप। विशेष उद्देश्य से बनाई जगह में यह मुमकिन नहीं। स्टॉप। इसलिए व्यावहारिक रूप से बात करें, जो भले ही किसानों को मंडी के बाहर उपज बेचने की अनुमति दी गई हो, पर ऐसी जगहों पर ज़्यादा लेन देन नहीं होगा। स्टॉप। पैरा। याद करें कि कैसे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना आदि राज्यों में सब्जी उत्पादकों को शहर में आकर अपने ट्रक या टेम्पो से सीधे ग्राहकों को सब्जियां बेचने की इजाज़त है। स्टॉप। यहाँ तक कि स्थानीय प्रशासन भी फसल बेचने के लिए एक जगह मुहैया कराता है, जिसे किसान बाजार कहते हैं। स्टॉप। हालांकि ऐसा सिर्फ साप्ताहिक बाजारों में ही होता है, यहाँ लेन देन भी कम होता है और इसका हिसाब किताब नहीं रख सकते या स्केल पर माप नहीं सकते। स्टॉप। यहाँ सीधा फुटकर सामान बेच सकते हैं। स्टॉप। पर सोयाबीन, सरसों और तुअर या मूंग दाल के मामले में ऐसा बहुत प्रचलित नहीं है, क्योंकि अमूमन ऐसी चीज़ें लोग दुकान में किलो से खरीदते हैं और किसान इसे थोक भाव में बेचना चाहता है। स्टॉप। पैरा।
इसका मतलब है कि कृषि कानूनों पर मुख्य बहस अकादमिक हो जाती है, क्योंकि अगर किसानों को बाहर उपज बेचने की अनुमति मिल भी जाए, तो भी वे इसे बढ़ा नहीं सकते। स्टॉप। ऐसी स्थिति में खाद्य तेल या बिस्किट बनाने वाली कंपनियां ही खरीदार होंगी, लेकिन ऐसे लेन देन के लिए भी स्ट्रक्चर खड़ा करना होगा। स्टॉप। आईटीसी की ई चौपाल एक सफल प्रयोग था, जहां मध्य प्रदेश में किसान आईटीसी को अपना सोयाबीन सीधे बेच सकते थे। स्टॉप। लेकिन ये दूसरी फसलों और दूसरे राज्यों में लागू नहीं हो पाया। स्टॉप। इसका ये भी मतलब है कि किसानों की उपज खरीदने वाली कॉरपोरेट कंपनियों के मुद्दे, जैसे बताए जाते थे, उनसे बिल्कुल अलग हैं। स्टॉप पैरा। हमें याद रखना चाहिए कि जब थोक बाजार में कोई चीज़ बिकती है, तो उसके दो पहलू होते हैं। स्टॉप। पहला, किसान, जो अमूमन 2 सीजन में 2 फसलें उगाता है और वह चाहता है कि उसकी पूरी उपज बिक जाए और बाकी सीजन के लिए उसे तुरंत पैसा मिल जाए। स्टॉप। दूसरे नंबर पर आता है खरीदार। स्टॉप। अगर वह उसका उपयोगकर्ता नहीं है, तो वह बाकी पूरे साल के लिए उसका भंडारण करेगा। स्टॉप। फंडिंग के संदर्भ में देखें, तो इसमें बड़ी लागत आती है। स्टॉप। इसलिए सभी व्यवहारिक पहलुओं के मद्देनज़र मंडियां अभी भी प्रासंगिक बनी रहेंगी और किसानों के लिए फसल बेचने का वह पहला साधन बनेंगी। स्टॉप। ये बीज की कंपनियां भी ज़रूरी हैं, ताकि माल खरीदकर साल भर का स्टॉक करके रखें और स्थानीय किराना दुकानों की साल भर की ज़रूरतें पूरी कर सकें। स्टॉप पैरा। यहाँ भी इस बात पर तर्क हो सकते हैं कि कंपनियां क्या क्या कर सकती हैं और उनकी अपनी बेहद सख्त सीमाएं हैं। स्टॉप। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अनुबंध करने वाली ज़्यादातर कंपनियां अपने इस्तेमाल के लिए खेती कराती हैं, ना कि व्यावसायिक रूप से बेचने के लिए। स्टॉप। ऐसे में बिस्किट बनाने वाली, तिलहन उत्पादक या स्नैक्स बनाने वाली कंपनियां आदि इस तरह का कोई अनुबंध करेंगी, जो चाहेंगी कि एक तय कीमत पर उनके लिए माल की निर्बाध रूप से आपूर्ति जारी रहे। स्टॉप। जबकि रिटेल आउटलेट जैसे टाटा, रिलायंस या बिग बास्केट किसानों से क्षेत्रीय स्तर पर ऐसी उपज खरीदते हैं, जो उनकी रोजाना की बिक्री से जुड़ी होती है। स्टॉप। क्योंकि किसी उत्पाद को स्टॉक करने का भी एक समय और उनकी अपनी सीमाएं हैं। स्टॉप। ये मात्रा भी सीमित है और खेती में भी इसकी एक सीमा है। स्टॉप पैरा। इसलिए जब विरोध लंबे समय से चला आ रहा था, तो इसका समाधान ज़रूरी था, लेकिन किसानों के डर गलत वजहों से हैं। स्टॉप। आगामी चुनावों के कारण ये राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा था, ऐसे में सरकार को हस्तक्षेप करना ज़रूरत थी। स्टॉप। लोकतंत्र में बहुमत की बात सुनी जाती है और इसलिए कृषि कानून बिल वापस ले लिए गए। स्टॉप। पर इससे नुकसान देश की खेती को ही हुआ, क्योंकि यथास्थिति बनी रहेगी और प्रगति भी बहुत धीमी होगी। स्टॉप। किसानों को परंपरागत जरियों से ही फसलें बेचनी होंगी और उन्हें उनकी उपज की असली कीमत का एहसास ही नहीं हो पाएगा। स्टॉप। बदलाव की दिशा में ये छोटे छोटे कदम हैं, पर अगर कृषि कानून लागू हो जाते तो ये बदलाव के बड़े कदम साबित होते। स्टॉप। अब इस तरह के किसी बदलाव के लिए
हमें इंतज़ार करने की ज़रूरत है। स्टॉप, समाप्त।